आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज। कल हमने देखा, अभी तक हमने किन किन टाइप के परचेज ऑर्डर देखे हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। ये सतीश। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अभी हम लोग P2P फाइल पे ही चल रहे हैं ना सर। नहीं, पी टू पी ऑलरेडी हो चुका है। पी टू पी मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट, जिसमें से हमने अभी किया है कंज्यूमेबल पीओ, जो कल हमने देखा था। परचेज ऑर्डर फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। आज हम देखेंगे परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज। ठीक है। ओके सर। पीओ टाइप, काउंट, असाइनमेंट कैटेगरी, आइटम कैटेगरी। ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा है। स्टैंडर्ड पीओ हमने देखा था, राइट। तो स्टैंडर्ड पीओ में क्या होता है, ये ब्लैंक होता है, ये भी ब्लैंक होता है, राइट। ये हमने देखा था जब हम स्टैंडर्ड पीओ क्रिएट कर रहे थे। तो उसमें हमने नोटिस किया था कि हमारा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, आइटम कैटेगरी दोनों ब्लैंक था। फिर हमने देखा है कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर। सो कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर में हमने क्या देखा था, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के था एंड आइटम कैटेगरी ब्लैंक था, राइट। एक बार क्विक रिवीजन बस मैं करा दे रहा हूँ कि इसमें हमने क्या किया था। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हमने के चूज किया था कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर के लिए, और आइटम कैटेगरी हमने ब्लैंक रखा था। आज हम देखेंगे पीओ परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज। ठीक है। आज हम देखेंगे कि परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज पहले समझते हैं कि ये सर्विस किस टाइप की सर्विस है, इसमें क्या क्या सब इंक्लूड होते हैं। ओके। सो फॉर एग्जांपल, कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी स्टोर ले लो, उसको क्लीनिंग एक्टिविटी चाहिए, राइट। साफ सफाई के लिए किसी को तो साफ सफाई करना पड़ेगा। सपोज हम ऑर्डर करते हैं कि ओके, इसमें क्लीनिंग एक्टिविटी चाहिए, तो ऑब्वियसली साफ सफाई का कुछ चार्ज होता है। या फिर पेंटिंग वगैरह कराना है, लेट्स से कहीं रिपेयर वर्क कराना है, कहीं वाटर लीकेज है, प्लम्बर का काम है, राइट। प्लम्बिंग वर्क वहाँ पे करानी है, तो उसके लिए हमें प्लम्बर को अपॉइंट करना पड़ता है, तो प्लम्बिंग सर्विसेज वहाँ पे लगते हैं। फिर वैसे ही क्लीनिंग सर्विसेज अगर गंदे हो चुके हैं वो, फिर या फिर गार्डनिंग सर्विसेज। सपोज कैंपस वहाँ पे गार्डन वगैरह, तो उसमें गार्डनिंग वर्क के लिए, राइट। फिर अगर दीवार में कुछ प्रॉब्लम है, फिर रिपेयर वर्क होता है, फिर पेंटिंग वगैरह होता है, वो सब चीज़ के लिए। तो ऐसे टाइप के सर्विसेज के लिए भी हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मल हमने स्टैंडर्ड पे में देखा था कि हम कैसे हम नॉर्मल मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, सो दैट हम उस मटेरियल को प्रोक्योर कर पाए। कंज्यूमेबल भी आइटम के लिए हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो वो वैसे आइटम है जो खुद की कंजम्पशन के लिए है। सर्विसेज क्या है, यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, राइट। अगर हम पेंटिंग सर्विस के लिए करते तो पेंटिंग कोई आइटम नहीं है, वो एक एक्टिविटी है, राइट। उस सर्विस के लिए भी हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है, हमें बताना होता है कि हमें प्लम्बर चाहिए, हमें प्लम्बिंग सर्विसेज चाहिए अपने ऑफिस में या स्टोर में या प्लांट में, तो उसके लिए भी हमें परचेज ऑर्डर लगते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एक की आइडेंटिफायर है। तो स्टैंडर्ड में देखा था ये दोनों ब्लैंक है, तो अगर ये दोनों ब्लैंक है तो हमें देख के ही पता चल जाता है ओके, ये स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर है। कंज्यूमेबल के लिए हमने क्या देखा था कि अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के है, आइटम कैटेगरी ब्लैंक है, तो ये देख के ही हमें समझ आता है क्योंकि ये कंज्यूमेबल परचेज ऑर्डर है। सर्विसेज में क्या है, ये के रहेगा एंड ये डी रहेगा। ठीक है। तो सर्विस पीओ में ये आइडेंटिफायर है। तो जब भी परचेज ऑर्डर में हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के और आइटम कैटेगरी डी, सो दैट मीन्स ये कैसा परचेज ऑर्डर है, तो सर्विसेज। तो अगेन, कंज्यूमेबल में याद है ये कंपनी के खुद के एक्सपेंस के लिए है, खुद के एक्सपेंस में आएगा, राइट। इसलिए के हमने सेलेक्ट किया था। के का मतलब होता है कॉस्ट सेंटर। सर्विस भी कंपनी के खुद के एक्सपेंस के लिए है, ठीक है। ये तो पता ही है, खुद के एक्सपेंस के लिए है। और डी बताता है कि किस टाइप का ये है, मतलब कॉस्ट सेंटर। तो ये डी का मतलब होता है सर्विसेज। ठीक है, ये हम देखते हैं परचेज ऑर्डर में। ओके, देखो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी तो के हमने कल देखा ही था, ये हम के चूज करते हैं इधर।
और आइटम कैटेगरी हम क्या चूज करते हैं, डी। डी का मतलब होता है सर्विस। ठीक है। तो डी सेलेक्ट करके हम सर्विस पीओ क्रिएट करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आइडेंटिफायर। तो हम ये सब हमने ये भी समझा कि परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज मतलब सर्विस पीओ का क्या रोल होता है, कब सर्विस पीओ की जरूरत पड़ती है। राइट। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक समझ आए सभी को व्हाट इज सर्विस पीओ एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ जी सर। सर एक बार रिकैप कर दीजिए। सर्विसेज सर्विस पीओ के बारे में मैंने ये बताया कि सपोज किसी भी स्टोर या प्लांट में कुछ वैसे सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग, साफ सफाई करानी है, या प्लम्बिंग वर्क कराना है, कहीं वाटर वाटर लीकेज हो रहा है, या वाटर रिपेयर सॉरी वॉल रिपेयर वर्क कराना है, राइट राइट, कहीं कहीं दीवार टूटा है, या फिर पेंटिंग करानी है, या फिर गार्डनिंग के लिए सर्विसेज चाहिए। राइट। फिर बेसिकली ये सब टाइप के जो सर्विसेज, या फिर कारपेंटर कुछ टेबल टूट गया है, टेबल को रिपेयर कराने के लिए कारपेंटर वाला सर्विसेज चाहिए। तो वैसे के लिए उस टाइप के एक्टिविटी के लिए, उस टाइप के सर्विस के लिए हम सर्विस पीओ क्रिएट करते हैं। राइट। तो सर्विस पीओ को क्रिएट करने के लिए हमारा ये आइडेंटिफायर रहता है कि कॉस्ट सेंटर हम के सेलेक्ट करते हैं एंड आइटम कैटेगरी हमारा डी रहता है। ये परचेज ऑर्डर में जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है दैट मीन्स हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि ये सर्विस के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट किया गया है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं परचेज ऑर्डर में हमें क्या सर्विस चाहिए, राइट, ये सब कुछ हम मेंशन करते क्लियरली। ठीक है। तो अब आते हैं और डिटेल में अगर कुछ हमने मिस किया हो। ओके। सो इसको यहाँ पे सर्विस पीओ को कंपेयर किया है नॉर्मल पीओ से। तो इधर राइट हैंड साइड देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड, ये नॉर्मल पीओ है जहाँ पे हम किसी मटेरियल के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता था, ओके ये तो ऑप्शनल रहता था परचेज रिक्वेजिशन, बट इन जनरल परचेज ऑर्डर पीओ क्रिएट करते थे। उसके बाद डिलीवरी के बाद हम गुड्स रिसीट पोस्ट करते थे, राइट। गुड्स रिसीट पोस्ट करने का मतलब हम एक्नॉलेज करते थे कि हमने रिसीव किया। एंड फाइनली इनवॉइस पेमेंट होता है जिससे पेमेंट इनिशिएट होता था। ये होता था नॉर्मल ऑर्डर। वही इस साइड है, ये है परचेज ऑर्डर फॉर सर्विसेज। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें भी ओके परचेज रिक्वेजिशन अगेन ये ऑप्शनल होता है। परचेज ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे देखो गुड्स रिसीट होता है। यहाँ पे गुड्स रिसीट कैसे होता है, ये दो एक्टिविटी करके सिस्टम में अगर जब ये दो एक्टिविटी करते हैं तब गुड्स रिसीट ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्या हम करते हैं, सर्विस एंट्री शीट मेंटेन करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दो स्टेप जैसे ही हम करते हैं ऑटोमेटिकली पीओ में गुड्स रिसीट पोस्ट हो जाता है। तो नॉर्मल केस में जब गुड्स रिसीट पोस्ट होता था तो पीओ में कहाँ दिखता था, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में। राइट। याद होगा परचेज ऑर्डर, कोई कोई पीओ रहते, ओके। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में हमें दिखता था, राइट, यहाँ पे गुड्स रिसीट करके। ये कब नॉर्मल पीओ में दिखता था, जब हम मीगो से, ओके, जब हम एम आई जियो से गुड्स रिसीट पोस्ट करते थे। यहाँ पे एम आई जियो से गुड्स रिसीट नहीं होता है। यहाँ पे गुड्स रिसीट कैसे होता है, इन दो स्टेप से। तो पहले हम क्या करते हैं, सर्विस एंट्री शीट क्रिएट करते हैं एंड देन एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे ही ये दो स्टेप हम करते हैं ऑटोमेटिकली गुड्स रिसीट पोस्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसेस है, इनवॉइस हम पोस्ट करते हैं। इनवॉइस पोस्ट करने का मतलब होता है पेमेंट इनिशिएट करते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ नॉर्मल पीओ एंड सर्विस पीओ। ठीक है यहाँ तक। ओके। जी सर, समझ गया समझ गया। ओके। उसके बाद आते हैं प्रोसेस फ्लो में। तो प्रोसेस फ्लो में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। तो ये जैसे हमने बताया था परचेज रिक्वेजिशन मींस पीआर ऑप्शनल होता है। तो चलो ये जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है। परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम सर्विस एंट्री शीट सॉरी सर्विस एंट्री शीट क्रिएट करते हैं। ये टी कोड जरूर याद रखना, MLAT1N। ओके। तो इस टी कोड से हम सर्विस एंट्री शीट मतलब SES हम क्रिएट करते हैं। ओके। फिर एक्सेप्ट करते हैं इसी स्क्रीन पे, ML81N में ही हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं GR पोस्ट हो जाता है। ओके। GR पोस्ट हो जाता है परचेज परचेज ऑर्डर में। तो परचेज ऑर्डर में दिखने लगेगा गुड्स रिसीट। एंड उसके बाद एज यूजल MIRO से इनवॉइस पोस्टिंग होती है। उसके बाद पेमेंट इनिशिएट हो जाता है। तो ये होता है प्रोसेस फ्लो। ओके। तो अब आते हैं कि ओके
यहाँ तक। ओके, एक सेकेंड। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो अमित सर। हाँ, ओके ओके। अतीश कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और अतीश अतीश अभी कॉल करके बता रहा था। ओके, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए मैंने वाइट वॉश करवाया है। हम्म जैसे प्लांट एक्टिविटी हो गई, वही वाइट वॉश करवाना है मुझे प्लांट में। हम्म हम्म। तो उसके लिए सर जो काम इंसान करेगा उसकी रेट लिस्ट भी तो होगी ना सर। नहीं समझा मैं। क्वेश्चन क्या है? जो जो इंसान काम करेगा। जी, जैसे मैंने अपने प्लांट में वाइट वॉश करवाया, मान लीजिए स्टोर में हम्म वाइट वॉश करवाना है मुझको। हम्म। तो उसकी एक रेट लिस्ट भी होगी ना, जैसे हाँ दिहाड़ी हाँ होती है 500 हाँ, रुपये ऑब्वियसली 400 हाँ। रुपये, उसको भी मेंशन करना होगा ना हाँ, सर। वो सब मेंशन करना होगा पर वो, और आगे मैं हाँ। बताता जब पीओ स्क्रीन पे आते हैं। बट अभी इनिशियली बता रहा हूँ अच्छा कि अच्छा। हम वो सब मेंशन करते हैं। जब प्राइस मेंशन करेंगे तो जी वहाँ पे जी हम जी। मेंशन करते हैं कि पर आवर के हिसाब से पे करना है या पर डे के हिसाब से पे करना है, वो सब कुछ ऑप्शन रहता है वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक। ओके ओके। सो ठीक है। अब आते हैं एसएपी स्क्रीन पे, हम परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ओके। ME21 है, टी कोड वही है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का। जो डिफरेंस है वो ऑब्जर्व करना। यहाँ भी सेम है, सप्लायर हम एंटर करते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये सब एंटर करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हमें के सेलेक्ट करना है, एंड आइटम कैटेगरी हमें डी सेलेक्ट करना है। राइट, डी मीन सर्विस। तो ये डालते ही पता चल गया कि ओके, ये सर्विस पीओ क्रिएट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखोगे, द मोमेंट वी एंटर हियर के एंड डी, पीओ क्वांटिटी ये नॉन एडिटेबल हो जाता है, ग्रेड आउट हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, क्वांटिटी यहाँ नहीं मेंशन करते। कहाँ मेंशन करते हैं वो आगे देखते हैं। ओके, पहले मेंशन कर देते हैं प्लांट, किस प्लांट के लिए है ये एक्टिविटी। स्टोरेज लोकेशन डाल दिया, ये हो गया। उसके बाद अब लेट्स से मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या मैं मेंशन करूँ? ओके, स्टोर स्टोर रिपेयर वर्क डालता हूँ। ठीक है, मतलब स्टोर में जो भी रिपेयर वर्क है वो सब मुझे कराना है। ये मैंने बता दिया। शॉर्ट टेक्स्ट में, मटेरियल में नहीं एंटर करना है, शॉर्ट टेक्स्ट में एंटर करना है। मैंने बता दिया स्टोर रिपेयर कराना है, जो भी रिपेयर वर्क स्टोर में चाहिए वो सब मुझे बताना है कि करना है। अब मुझे ये डिटेल में बताना होगा कि स्टोर रिपेयर कहाँ करना है। वो हम कहाँ करेंगे? कि यहाँ पे देखोगे एक सर्विस नाम का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सर्विस नाम का टैब है। इस सर्विस के अंदर हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि हमें कौन कौन से सर्विस चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हम रेट बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस हमने ओवरव्यू दिया कि हमें कराना क्या है, तो मैंने बता दिया ओके, स्टोर रिपेयर मुझे कराना है, तो ये मैंने इधर मेंशन कर दिया। अब लेट्स से मुझे क्या करना है? वॉल रिपेयर, कहीं टूटा फूटा है, वो वॉल रिपेयर कराना है। क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे दिख रहा है, यूनिट बताना है, क्वांटिटी बताना है, प्राइस बताना है। क्वांटिटी लेट्स से मेरा 3 दिन का काम है, तो 3 दिन इधर मेंशन किया। यूनिट, यहाँ पे डे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ये 3 दिन का काम है रिपेयर वर्क। वॉल रिपेयर वाला काम 3 दिन का है, तो 3 डेज मैंने रखा है। ग्रॉस प्राइस पर डे के हिसाब से लेट्स से 1000 है, इधर मैंने 1000 डाल दिया। एंटर। फिर जैसे ही एंटर करोगे, सेम जैसे कल हमने देखा था कंज्यूमेबल पीओ में, हमने कॉस्ट सेंटर और जीएल अकाउंट हमने सेलेक्ट किया था। अगेन कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेना, ये अगेन फाइनेंस टीम से हमें बताया जाता है कि हमें कौन सा चूज करना है। तो अभी के लिए रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। ये क्रिएट करने का काम फाइनेंस टीम का होता है। तो मैंने रैंडमली जीएल अकाउंट और कॉस्ट सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। डन। तो देखो ये रेड मार्क चला गया, इसको पहले ओके करते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज ऑर्डर में सही है। अब लेट्स से वॉल रिपेयर कर दिया, लेट्स से अब
स्टोर में लेट्स से, और प्लम्बर का काम है, प्लम्बर वाला मैंने लिख दिया प्लम्बर वर्क, ये भी मेंशन कर दिया। लेट्स से ये 2 दिन का काम है, या फिर चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, 2 घंटे का काम है, मैं रखता हूँ इसका यूनिट मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे HR या एच कुछ तो होगा, एच है, ओके, घंटे के लिए ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है R, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एच। तो मैंने मेंशन कर दिया 2 घंटे का काम है। एंड यहाँ पे मुझे रेट बताना होगा कि क्या रेट है प्लम्बर का काम। लेट्स से पर आवर है, लेट्स से 500 रुपीज़ मैंने मेंशन कर दिया, कुछ भी हो सकता है, मैंने 500 कर दिया। अगेन जैसे ही एंटर हिट करोगे ये पॉपअप फिर से आएगा, तो हमें GL अकाउंट और कॉस्ट सेंटर एंटर करना है। मैंने जो लास्ट सेलेक्ट किया था वही मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया। एंड बट अगेन रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अब ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये नेट प्राइस अब इस PO का आ रहा है 4000। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये जो हमने रेट बताया है ये टोटल कैलकुलेट करके आ रहा है। तो 3 दिन का काम है। क्या था सबसे पहला काम? वॉल रिपेयर। ठीक है, वॉल रिपेयर 3 दिन का काम है, तो 3 दिन का काम इंटू 1000, तो टोटल इसका हो रहा है 3000। ठीक है, 3000 प्लस ये 2 घंटे का काम है प्लम्बर का, पर आवर क्या है 500, तो 2 इंटू 500, 1000। तो ऊपर का 3000 हो गया, नीचे का 1000, तो 3000 प्लस 1000 4000 हो गया, इसलिए यहाँ पे टोटल PO का अमाउंट आ रहा है 4000। ठीक है, सो इस तरह से सर्विस PO हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसको पहले मैं सेव करता हूँ, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और, क्रिएट करके क्लियर हो जाएगा। इसको पहले मैं क्लियर करता सर हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ये वेंडर हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं? वेंडर तो अभी मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है, बट अगर नहीं सपोज, नहीं, मैं हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, वेंडर सिलेक्शन मटेरियल मैनेजमेंट वाले करते हैं, कौन करता है? वेंडर सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट टीम वाले करते हैं, जिनके पास ऑथराइजेशन है परचेज ऑर्डर क्रिएट करना, ये उनके कंट्रोल में, उनके पास लिस्ट रहता है कि किस वेंडर को चूज करना है। अपने सिस्टम में वेंडर मास्टर है, उनको पता है किस वेंडर को ऑर्डर देना है, राइट, तो उस तरह से सिलेक्शन होता है। वो हमको फिर फॉरवर्ड करते हैं कि आप इनको करो। हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम कंसल्टेंट है, हमारा एंड यूजर वाला काम नहीं है, हमें बस जानना है कि परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस सर्विस PO रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमें पता है इसका इन एंड आउट की परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करता है, इसका सारे फील्ड्स का क्या यूज़ है, कहाँ पे हम GL अकाउंट एंटर करते हैं, GL अकाउंट कॉस्ट सेंटर कहाँ होता है, राइट, वो हम सजेस्ट करते हैं। हमारा काम क्रिएट करना नहीं होता है, हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है? प्रोक्योरमेंट टीम का। उनका काम होता है ऑर्डर क्रिएट करना और फिर बाकी फॉलो अप करना, ये सब। ठीक है, सर ये काम तो एंड यूजर करते हैं स्टोर में। राइट, हाँ राइट, ये एंड यूजर है, तो हम कंसल्टेंट, हम डेवलपमेंट टीम हम्म। के साथ काम करते हैं, एंड यूजर के साथ नहीं काम करते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट का काम आए तो वो हमारे पास आता है, तो हम तभी काम कर पाएंगे ना इस पे जब हमें पता हो कि ओके सर्विस PO होता क्या है, सर्विस PO क्रिएट कैसे करते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या उस पर काम कर पाएंगे, राइट। इसलिए हमें ये जानना ठीक है जरूरी सर। होता है। तो सर बट हम प्रोक्योरमेंट टीम में भी काम कर सकते हैं ना इसके थ्रू? प्रोक्योरमेंट टीम में सारा एंड यूजर वाला काम होता है, हम एज अ कंसल्टेंट हम डेवलपमेंट टीम के साथ काम करते हैं। ये समझो हमारा काम टेक्निकल होता है, एंड यूजर वाला काम वो क्लाइंट फेसिंग होता है, वो डायरेक्टली वो लोग मतलब ऑर्डर क्रिएट करना ये सब होता है, उनके पास सिर्फ ऑर्डर क्रिएट करने का एक्सेस होता है, उनके पास कंसल्टेंट वाला एक्सेस नहीं रहता है। और हमारे पास सब सारा कुछ का एक्सेस रहता है एज अ कंसल्टेंट। ठीक है सर, वो ठीक है, बट जैसे मुझे जॉब मिलती है लास्ट एंड यूजर के प्रोक्योरमेंट टीम में, हम्म, तो मैं उसमें ये अपना काम कर सकता हूँ ना, इसमें इतना एंड हमें यूजर का भी बताया काम जाएगा। कर सकते हो, बट एंड यूजर क्यों करोगे जब उससे उससे लाख गुना बेटर अपॉर्चुनिटी है कंसल्टेंट का। ओके। तो एंड यूजर से लाख गुना बेटर जॉब रोल है कंसल्टेंट का। ठीक है। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन है। हम्म जैसे आपने बाल रिपेयरिंग लिया, इसका प्लम्बिंग वर्क लिया, हम्म इसमें जैसे फ्लोरिंग का है, हम स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में भी आ जाएगा ये? हाँ, वो सब कुछ है, वो तो मैंने एक ऑप्शन दिखाया कि हमने हम्म। यूनिट में यूनिट देखा, हजारों ऑप्शन थे यूनिट सेलेक्ट करने के लिए, तो वो भी कर सर तो सकते ये हो। फिर ये SAP MM का कोर्स करने के बाद बंदा क्या मतलब किस फील्ड में बेसिकली जाता है? तो ये कोर्स करने के बाद यू आर ओपन फॉर कंसल्टेंट रोल एज वेल एज एंड यूजर रोल। बट एंड यूजर रोल से लाख गुना बेटर कंसल्टेंट पोजीशन, क्योंकि हम क्योंकि कंसल्टेंट के पास एंड यूजर का भी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, दोनों नॉलेज है।
राइट। और एंड यूजर के पास सिर्फ एंड यूजर वाला ही काम रहता है और उतना ही नॉलेज बहुत लिमिटेड रहता है। तो ऑब्वियसली सर कंसल्टेंट थोड़ा सा वाला। आप ये elaborate कर दोगे क्या, एंड यूजर का क्या है सर, थोड़ा सा? ओके। सो जो कंसल्टेंट होता है उसके पास, मैं बात पहले कंप्लीट समझ लो। कंसल्टेंट के पास एंड यूजर का भी नॉलेज होता है और बैकएंड में क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी नॉलेज है। लेकिन एंड यूजर के पास सिर्फ अपना एक लिमिटेड नॉलेज है कि पीओ कैसे क्रिएट होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट पीओ के पीछे क्या सब कॉन्फ़िगरेशन है वो सब उनको ना ही एक्सेस होता है, ना ही पता होता है, ना ही उनको जानने की जरूरत है। तो एज ए कंसल्टेंट हमें ये तो पता है परचेज ऑर्डर क्या है। अगर इस स्क्रीन पे कुछ डिजाइन करने का रिक्वेस्ट आया, सपोज मुझे यहाँ पे लेट्स से ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि यहाँ पे मुझे यूजर नेम डिस्प्ले कराना है कि किसने क्रिएट किया, यहाँ पे बड़ा सा मुझे बताना है यूजर नेम। तो ये एंड यूजर का ना ही काम है, ना ही उन वो कर पाएंगे क्योंकि एंड यूजर को नहीं पता है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट हमें इन एंड आउट पता है कि यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ये एज विथ एक्सपीरियंस आता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही फ्रेशर ये कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है हमें डेवलपमेंट वाला काम आता है। राइट। तो हम हमारा काम होता है सॉल्यूशन डिजाइन करना भी। ओके। सो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम एज अ जूनियर कंसल्टेंट स्टार्ट करते हैं, फिर सीनियर बनते हैं, मिड लेवल सीनियर बनते हैं, सीनियर बनते हैं, फिर हम सॉल्यूशन डिजाइन बनते हैं, फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं। राइट। तो हम आर्किटेक्ट बनने का मतलब सारा कुछ डिजाइन करना, सॉल्यूशन डिजाइन करना। बिजनेस तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम सॉल्यूशन बताते हैं क्या है। एंड यूजर के पास ना ही इतना नॉलेज होता है, ना ही एक्सपोजर होता है। उनको बस पता है ME21 में जाना, पीओ क्रिएट करना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड यूजर से लाख गुना बेटर रोल होता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का सर सीधा फंडा ये है कि हमको देना है एंड यूजर को डिजाइन करके उसकी राइट प्रॉब्लम राइट को सॉल्व करना। राइट, हमारा ये काम होता है। और चीज, जब हमें इंडिविजुअल का काम ही नहीं पता होगा तो उस चीज को हम सर रिजॉल्व कैसे करें? सबसे बड़ी चीज तो ये है ना। क्या तो क्या। वही चीज हम लोग को जब जब एंड यूजर का नॉलेज ही नहीं होगा हमको, हम्म। तो हम वो चीज रिजॉल्व कैसे करेंगे? राइट राइट, वही मैं वही बोल तो रहा हूँ। सर पढ़ा रहे हैं। वही। तो अभी फर्स्ट हाफ हाँ ऑफ भाई, मुझे सिलेबस पता, में, मैं जानता हूँ। मैं मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस में हम पहले समझ रहे हैं MM के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कुछ स्टार्टिंग में हमने कॉन्फ़िगरेशंस भी देखे हैं। जब सेकंड हाफ में आएंगे वो कम्प्लीटली अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है सारा। हम देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है रिलीज स्ट्रैटेजी, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है परचेज ऑर्डर। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अभी हम फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस में मेनली कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग में बेसिक्स। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं SAP MM के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो। अब ये जल्दी हाफ कंप्लीट होने वाला है, मुश्किल से एक वीक और है अपना सिलेबस हाफ हो जाएगा। रिमेनिंग हाफ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है। बट ये सर, सर ये लेकिन चीजें क्या है ना, मुझे थोड़ा सा जब वो तक रेगुलर कंफ्यूजन होगी प्रैक्टिस नहीं सर। करें तब तक नहीं क्लियर होंगी। प्रोक्योरमेंट और इसमें क्या बोलते हैं, SAP MM में सर। क्या क्या। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था सर, वो प्रोक्योरमेंट में और SAP MM में, क्योंकि बहुत एकदम बिल्कुल मिक्स है पूरा सारी चीजें। देखो SAP MM, देखो प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है। एक कंपनी को चाहिए चेयर, तो मैं जी जी जी। कंसल्टेंट मैं क्रिएट नहीं करूंगा। मेरा काम नहीं है हाँ परचेज जी। ऑर्डर क्रिएट करना। एक होगा टीम हाँ जी। जिसका काम है ऑर्डर प्लेस करना, वो होता है प्रोक्योरमेंट टीम। उनका काम है सारा हाँ ऑर्डर प्लेस करना, ये सब हम ऑर्डर नहीं क्रिएट करते हैं। अगर सपोज उस जी। प्रोक्योरमेंट टीम को कुछ प्रॉब्लम आता है, वो बोलता है ओके जब मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ ये एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है। जब मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास आता है कि कंसल्टेंट के पास आता है कि भाई ये बताओ ये ऑर्डर नहीं क्रिएट हो रहा है, सर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। फिर हम सॉल्यूशन देते हैं कि इसमें ये सब कुछ गड़बड़ है, ये सब सही करना होता है। एज ए कंसल्टेंट मतलब हम एज ए डॉक्टर SAP के डॉक्टर है। अगर हमें पता ही नहीं है कि ओके। SAP काम कैसे करता है तो हम क्या उसको सजेस्ट कर पाएंगे। तो कंसल्टेंट मतलब होता है ये काइंड ऑफ टेक्निकल डॉक्टर। अच्छा अच्छा। तो सर एक कंपनी में कितनी जॉब होती है इसकी? पहले हम कितनी टॉपिक पे आ वैकेंसी जाए, हो हम सकती है? टॉपिक से बिल्कुल डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, वो लास्ट में देखते हैं, पहले हम सर्विस PO कंप्लीट करते हैं। ओके। सो सो परचेज सर्विस PO में हमने अभी देखा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सो सर्विस PO का मेन काम यही है कि हम सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार क्रिएट कर रहा हूँ एक परचेज ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हमने अकाउंट असाइनमेंट K डाला, आइटम कैटेगरी D डाला, और प्लांट डालते हैं, स्टोरेज लोकेशन, शॉर्ट टेक्स्ट डालते हैं, लेट्स से कारपेंटर का कुछ काम है। ओके, मटेरियल ग्रुप यहाँ मैंडेटरी है, मैंने कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे लेट्स से चेयर का, चेयर में कुछ गड़बड़ी है, वो मैंने डाला चेयर रिपेयर वर्क।
चेयर रिपेयर। ओके। तो अब सपोज मेरे पास 5 चेयर है, ठीक है। मुझे अब इसमें ना ही दिन के हिसाब से पे करना है, ना ही घंटे के हिसाब से, लेट्स से मुझे पर पीस के हिसाब से करना है, जितना चेयर है उसके हिसाब से। तो 5 पीस मैं सेलेक्ट करता हूँ। पीस, ओके। एक चेयर रिपेयर करने का लेट्स से वो चार्ज कर रहा है 500। मैंने 500 इधर डाला। अगेन ये पॉपअप में हम जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर एंटर करते हैं। एक सेकंड, वो पूरी एंटर नहीं किया मैंने, सॉरी। ये हो गया। एंड लेट्स से कारपेंटर का लेट्स से डेस्क में कुछ टेबल प्रॉब्लम। ले लीजिए सर, टेबल। ओके, टेबल लेट्स से मैंने ले लिया। टेबल रिपेयर। लेट्स से हमारे पास सिर्फ 2 टेबल का कुछ इशू है। 2 पीस डाला है, लेट्स से पर टेबल चार्ज कर रहा है 440 रुपीज़। अगेन ये हमें एंटर करना पड़ेगा, जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो ये टोटल प्राइस आ रहा है, ये कैलकुलेट करके 5 इंटू 5, 500, 2500 हो गया। 2 इंटू 440, 880 हो गया। तो 2500 प्लस 880 हो गया 3380। ये अमाउंट टोटल दिख रहा है। ओके, इसको चेक करते हैं सब ओके है कि नहीं। डॉक्यूमेंट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेव करते हैं। तो ये तो हो गया परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का काम। सो हमने परचेज ऑर्डर तो क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है? परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ज- जैसे नॉर्मल परचेज ऑर्डर में हम जीआर पोस्ट करते थे एक्नॉलेज करने के लिए कि ओके हमने रिसीव किए आइटम। तो यहाँ पे तो कुछ आइटम डिलीवर नहीं होगा ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम डिलीवर हो रहा है। ये तो सर्विस है, हम सर्विस जब लेंगे, जब सर्विस मुझे ये सारे सर्विस मिल जाएंगे देन हम उसका एक्नॉलेज करेंगे। तो ये नॉर्मल तरीका नहीं है, यहाँ पे एम आई जियो से हम नहीं एक्नॉलेज करते हैं। यहाँ पे हम कैसे करते हैं? ML81N से। तो ML81N में यहाँ पे क्या यूज़ होता है? ML81 यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। ओके, ML81N। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ सारे सर्विसेज बताते हैं, हम क्या क्या हमने सर्विसेज लिए। राइट, तो एम आई जियो में जीआर पोस्ट करते थे, उसमें हम बताते थे ना कि हमने क्या क्या आइटम रिसीव किए, कितने आइटम रिसीव किए। सिमिलरली सर्विस पीओ के केस में हम जीआर कैसे पोस्ट करते हैं? ML81N। इस ML81N टी कोड में हम सर्विस एंट्री करते हैं, मतलब जितने सर्विस हमने ली है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सर्विस एंट्री शीट। ठीक है, ML81N को हम बोलते हैं सर्विस एंट्री शीट, या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसको बेसिकली हम बता रहे हैं कि सर्विस का जीआर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सर्विस हमने लिए उसका जीआर कर रहे हैं, मतलब हम एक्नॉलेज कर रहे हैं ओके हमने सर्विस ली है। एंड ये करते कैसे हैं? ये स्टेप ध्यान से देखना। ML81N में हम जाते हैं, इस टी कोड में एंटर अदर परचेज ऑर्डर। पहले हमें परचेज ऑर्डर बताना पड़ेगा कि किस परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में हम पोस्ट करना चाहते हैं। मेरा ओके, मैंने परचेज ऑर्डर कॉपी नहीं किया था, पहले मैं कॉपी कर लूँ। सर्विस पीओ, ये है हमारा पीओ। ओके, अब आते हैं ML81N में। मैं वापस से आता हूँ स्क्रीन पे। ओके, अदर परचेज ऑर्डर पहले बताना होगा कि हम किस पीओ के अगेंस्ट पोस्ट कर रहे हैं, या किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हम जीआर पोस्ट कर रहे हैं या सर्विस एंट्री शीट पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे परचेज ऑर्डर, एंटर। ठीक है, उसके बाद ये क्रिएट एंट्री शीट। तो हम अपने परचेज ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम एंट्री क्रिएट करेंगे अपने जितने भी सर्विसेज लिए। इसको करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट, ये कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से एक्नॉलेजमेंट, कुछ भी यहाँ पे, ये फ्री टेक्स्ट है। ओके ओके, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हमने डाल दिया, एंड कुछ भी डाल सकते हो, फ्री टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे अपने परचेज ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो सर्विस सिलेक्शन, ये वाला बटन है नीचे, ये। ओके, इस बटन से सेलेक्ट करके अब फिर बताएंगे कि हम कितने सर्विसेज हमने लिए। तो ये क्या करेगा? मेरे पीओ के हिसाब से सारे सर्विसेज बता देगा कि पीओ में कितने सर्विसेज थे,
एंड उस सर्विस के हिसाब से बताओ कि तुमने कितनी सर्विस लिए। तो सर्विस पहले सेलेक्ट करेंगे, तो ये एसएपी मेरे पीओ के हिसाब से बताएगा कि कितने सर्विस हमने पीओ में ऐड किए थे। इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये मेरा पीओ के रेफरेंस से आने वाला है। इसको फुल क्वांटिटी अडॉप्ट करते हैं, इसको ओके किया। ओके, देखो ये बता रहा है कि मेरे पीओ में ये दो सर्विसेज एडेड थे। तो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं एंड कॉपी करते हैं अपने सर्विस एंट्री शीट में। ओके, तो अडॉप्ट सर्विस करेंगे तो इससे कॉपी हो जाएगा अपने शीट में। अब यहाँ पे हम एक्चुअली बताएंगे कि हम कितने सर्विस हमने लिए। तो लेट्स से अभी फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने 5 चेयर के लिए ऑर्डर किया था। हमने पांचों चेयर के लिए सर्विसेज लिए। दो टेबल के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था सर्विसेज, एंड दो टेबल के लिए हमने लिए। यहाँ पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से 5 की जगह हमने 3 के ही सर्विसेज लिए, तो 3 यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वैसे ही टेबल के लिए भी जैसे 2 की जगह मैंने एक ही लिए, बट वो 2 से एक्सीड नहीं करेगा कभी, वो एरर थ्रो करेगा, हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए। तो लेट्स से अभी तो मैं फिलहाल टोटल क्वांटिटी रख रहा हूँ जितना हमने ऑर्डर किया था। 5 चेयर रिपेयर के लिए मैंने सर्विसेज ली थी, पांचों का हो गया। 2 टेबल रिपेयर वर्क के लिए हमने सर्विसेज ली थी, दोनों टेबल के लिए सर्विसेज हो गए। ये हो गए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, मतलब हमने सर्विसेज यहाँ पे एंट्री कर दी, अब ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बस प्रोसेस है, ये हमें फॉलो करना होता है। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये वाला जो ये सॉरी, ये रेड से येलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन बटन, ग्रीन फ्लैग देख रहे हो, ये ग्रीन फ्लैग करने का मतलब होता है एक्सेप्ट कर रहे हैं हम ये शीट। जो भी सर्विसेज हमने लिए, ये सारे सर्विसेज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने जितने सर्विसेज यहाँ मेंशन किए हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके हमने उतने सर्विसेज लिए। इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो देखो ये रेड से ग्रीन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा। अभी ये येलो मतलब विल बी एक्सेप्टेड, कब एक्सेप्ट होगा, जब हम सेव करेंगे। तो जैसे ही हमने सेव किया तो देखो एक्सेप्टेड हो गया। इसका मतलब हो गया कि जितने सर्विसेज हमने बताए थे हमने एक्सेप्ट किए, ओके हमने इतने सर्विसेज लिए हैं। ठीक है, तो इस एंट्री शीट एक्सेप्ट करने का मतलब हो रहा है कि हमने बताया कि ओके चेयर रिपेयर हमने 5 के लिए बोले थे एंड पांचों हमने सर्विसेज लिए हैं। टेबल रिपेयर हमने 2 के लिए बोले थे, दोनों के लिए हमने सर्विसेज लिए। एंड हमने हमने एक्सेप्ट किया कि ओके हमने इतने सर्विसेज लिए। अब यही चीज़ अब परचेज ऑर्डर में जाएंगे तो हमें दिखेगा परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट जनरेट हो गई है, एंड मटेरियल डॉक्यूमेंट यहाँ यहाँ मतलब ये गुड्स रिसीट वाला डॉक्यूमेंट ऊपर है। ये है गुड्स रिसीट का डॉक्यूमेंट, एंड ये सर्विस सेंटर शीट। ठीक है, दोनों को ओपन करके देखते हैं दोनों में क्या क्या है। गुड्स रिसीट को पहले ओपन करते हैं, तो ये बता रहा है ओके हमने एक सेकंड, इस जिया डॉक्यूमेंट से हमें पता चल रहा है कि ओके हमने एक्सेप्ट मतलब हमने सर्विसेज लिए। इसका मतलब बस इतना ही हो रहा है कि हमने सर्विसेज लिए। अब क्या क्या सर्विसेज लिए, कितने सर्विसेज लिए, वो कंप्लीट डिटेल्स इस सर्विस सेंटर शीट में हमें मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो यह कंप्लीट डिटेल मिलेगा। चेयर रिपेयर हमने 5 लिए हैं, टेबल रिपेयर हमने 2 लिए। ठीक है, तो ये होता है। कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार वापस से कनेक्ट करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं।